40 जो दलित वर्ग के सीट हैं, उनके अलावा 40 मुसलमान भाइयों बहनों के लिए भी सीट होंगे, जिन्होंने बिहार के ऊपर पिछले 40 सालों में राज किया है। उन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया है। शिक्षा की कमी इतनी ज़्यादा है, रोज़गार की कमी इतनी ज़्यादा है, और आप हैं ये राजनीतिक दल जो कि एक के बाद एक लॉलीपॉप खिलाए जा रहे हैं। जन सुराज की सरकार बनने के बाद तो सबसे पहली चीज़ होगी, 7 दिन के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, एक अलग मिनिस्टर उसका होगा, जो बिहार से पलायन रोकने की योजनाएँ बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। बिहार के विधानसभा चुनावों का देखिए ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, उसके बाद 11 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को इसका परिणाम आ जाएगा। जनसुराज पार्टी ने सबसे पहले अपने 51 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, और इस लिस्ट से उन्होंने देखिए सभी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दलितों का इसमें ध्यान रखा गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएँ। सर, आपने अपनी पहली लिस्ट से ही यहाँ पर एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों की एक टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आपने दलितों का बहुत ध्यान रखा है। तो क्या जनसुराज पार्टी आगे की लिस्ट में भी इसी तरह से दलितों का ध्यान रखेगी? हमने तो बहुत पहले से कह के रखा है। अगर आप इस 51 नाम को ध्यान से देखें, तो इसमें न केवल दलितों को वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बल्कि मुसलमानों को भी और अति पिछड़े वर्ग को भी उसी अनुपात में जगह मिली है, जिस अनुपात में हमने वादा किया था। और यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे सारे 243 सीटों की घोषणा हो जाएगी, उसमें भी आप यही समीकरण देखेंगे। मतलब 40 जो दलित वर्ग के सीट हैं, उनके अलावा 40 मुसलमान भाइयों बहनों के लिए भी सीट होंगे, और 70 अति पिछड़ा वर्ग से भी हम सीट देंगे। तो इसका इस पर अगर किसी विपक्षी पार्टी को आश्चर्य होता है या उनको डर लगता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हम तो वही करेंगे जिसका हमने वादा किया है। सर, इस बार कितनी सीटें जनसुराज पार्टी, पहली बार देखिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग लेकर आ जाएँगे? कितना अनुमान आपको लग रहा है? हम सीटों का अनुमान ऐसे नहीं लगाते हैं। हम सीटों का अनुमान इस बात पर लगाते हैं कि जो बात हम जनता को समझाने आए हैं, वो कितनी जनता समझ पाई है। कितनी जनता, कितने आदमी, कितनी महिलाएँ बिहार में जनसुराज की वो बात समझ पाई है कि पिछले 35-40 सालों से जो उनकी बदहाली रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। ये जो राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल जिन्होंने बिहार के ऊपर पिछले 40 सालों में राज किया है, उन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया है। उनकी कभी नियत ही नहीं थी कि वो अच्छी नीति बनाएँ और बिहार में सही विकास करें। सही विकास का क्या मतलब है? कुछ भी करें, लेकिन बिहार को सबसे पिछले दर्जे से कम एक कदम भी तो ऊपर लाएँ। आपने जो कुछ भी किया, ये तो नहीं हो पाया कि बिहार अंतिम दर्जे से एक भी ऊपर दर्जा ले पाए। शिक्षा की कमी इतनी ज़्यादा है, रोज़गार की कमी इतनी ज़्यादा है, और आप हैं ये राजनीतिक दल जो कि एक के बाद एक लॉलीपॉप खिलाए जा रहे हैं। लॉलीपॉप से कहीं परिवार की आय बढ़ती है? लॉलीपॉप से कहीं बच्चों को शिक्षा मिलती है? तो इस लॉलीपॉप को देने का केवल एक ही मतलब निकलता है कि आप लोगों को ठग रहे हैं, और जनसुराज लोगों की आँख खोलने के लिए यहाँ आई है। अब अगर चुनाव के दिन तक 10% लोग अपनी आँख खोल पाते हैं, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। 20% लोग अपनी आँख खोल पाते हैं, तो भी हम कहीं नहीं रहेंगे। 30% लोग अगर आँखें खोल पाते हैं, तो हमें कुछ जगह मिल जाएगी। 40% लोग अगर बदल जाते हैं और हमें वोट देते हैं, तो फिर हम 200 से भी ज़्यादा सीट ले सकते हैं। इसीलिए हम अपने सीटों को लेकर अभी भी कोई दावा नहीं करेंगे।
ये केवल जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो हम पर कितना भरोसा करती है। सर, प्रशांत किशोर जी ने कहा था अभी जब पहली लिस्ट जारी करने से पहले कि हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो लोग हमारे साथ पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे थे और हम उन्हीं को टिकट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई दूसरी पार्टी से आ रहा है तो उसको टिकट दे दें। बहुत से ऐसे नेता हैं जो जेडीयू छोड़कर या फिर दूसरी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी को जॉइन कर रहे हैं, तो क्या आगे चलकर उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, पार्टी नई है और यहाँ पर अगर हमें नेताओं और जनता से कनेक्टेड लोगों की खोज है, तो हम बाकी दलों से वैसे लोग जिनकी छवि शुद्ध और ईमानदार है, उनको अपनी पार्टी में आने से कभी नहीं रोकेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए भी हैं और उनमें से बहुत सारे लोग पार्टी में अब तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, कोई 1 साल पहले आया, कोई 10 महीने पहले आया, कोई 8 महीने पहले आया। उन सारे लोगों को अब हम किसी दूसरे दल का नहीं मानते हैं। वो सब अब जन स्वराज के लोग हो गए हैं। ऐसे लोगों को तो टिकट भी मिलेगा और उनको जगह भी मिलेगी। जी। सर, प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लोग तो उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर पार्टी बहुमत में आती है तो प्रशांत किशोर को ही, क्योंकि मैं अब तक 100 विधानसभा कवर कर चुका कम से कम और मैंने लोगों से बातचीत करी तो प्रशांत किशोर भी लोगों के पास एक ऑप्शन है। अगर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताऊँ, प्रशांत किशोर को ऑप्शन के रूप में लोग देख रहे हैं एज़ अ मुख्यमंत्री के उसमें, तो प्रशांत किशोर फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? प्रशांत किशोर जी ने कई बातें स्पष्ट की हैं। एक तो वो कि वो खुद बिहार में केवल एक मंत्री बनने या एक मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। उनका काम जनता को उठाने का है और उनका मानना है कि उनको एक ऐसे रोल में रहना चाहिए जो वो बिहार सरकार पर जनता की सरकार होने का दावा कर सकें, उसके लिए उस पर काम कर सकें। मुझे लगता है कि ये सवाल प्रशांत किशोर ही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं कि वो इसके आगे क्या चाहते हैं। जहाँ तक उनका चुनाव में लड़ाई करने का है, चुनाव में खड़ा होने का है, उन्होंने कई बार कहा है कि अगर पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर इस बात की ज़रूरत हुई कि किसी सीट पर उनको लड़ना चाहिए, तो वो लड़ने के लिए तैयार है। जी। सर, आप लोगों ने जो 5 वादे करे हैं उसमें सबसे पहला वादा है युवाओं का जो पलायन होता है बिहार से, उसको रोकना। उसको लेकर आप लोगों का क्या रोड मैप है? क्योंकि कितनी भी सरकार आई हो, चाहे लालू यादव की आई हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार आई हो, कोई भी पलायन देखिए नहीं रोक पाया, उसमें वो सब लोग फेल नज़र आए। तो जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो युवाओं को पलायन रोकने पर क्या रोड मैप है? बाकी दलों के बारे में आपने बात की, उनके पास न तो नीयत थी, न ही उनके पास नीतियों को सही ढंग से बनाने की कैपेसिटी थी। जनसुराज तो सरकार बनने के पहले ही एग्ज़ाम्पल दिखा चुकी है कि युवाओं के लिए किस तरह से रोज़गार पैदा किए जाते हैं। आज से 5 महीने पहले जब हमारा वहाँ आश्रम था एलसीटी घाट पर, तब भी कम से कम 7,000 ऐसे युवाओं को केवल 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई और उन सबको डिजिटल योद्धा बना दिया गया। जिस युवा के पास मोबाइल फ़ोन था और वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना उसको आता था, केवल 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसने 3,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह तक कमाना शुरू कर दिया था। ये तो एक उदाहरण है। जन स्वराज की सरकार बनने के बाद तो सबसे पहली चीज़ होगी 7 दिन के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, एक अलग मिनिस्टर उसका होगा, जो बिहार से पलायन रोकने की योजनाएँ बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा। बिहार में पलायन कैसे रुकेगा? जो मेहनत मज़दूरी करने जाते हैं, उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत किसानों को मज़दूर मुहैया करवाए जाएँगे, जिससे कि किसानों को मज़दूर मिले और उनकी तनख्वाह सरकार दे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएँगे, जहाँ पे किसी जगह 1 महीने, किसी जगह 3 महीने हमारे पढ़े-लिखे युवाओं को जो आज दर-दर भटक रहे हैं, उनको स्किल सिखाया जाएगा
और फिर उनको बैंकों से लोन देकर उनको अपना रोज़गार शुरू करने की हिम्मत दी जाएगी। इसके अलावा जैसे गांव है, गांव में बच्चियां जो 10वीं के बाद पढ़कर उसके बाद कुछ नहीं करती, उन सब के लिए अगर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए जाएं, तो जो रेपुटेशन आज केरला से चली हुई नर्सेस की है, आप चाहे गल्फ में देख लीजिए, देश के किसी दूसरे राज्य में देख लीजिए, नर्सेज अगर कहीं हैं तो केरला से हैं। यही काम बिहार से भी हो सकता है। और सोचिए अगर ऐसा हुआ तो बिहार में युवा युवतियों को रोज़गार की कितनी बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और हाउसिंग जैसे ऐसे कई प्लानिंग स्टेज में ही अभी योजनाएं हैं जिसमें रोज़गार मिलने की, सृजन करने की क्षमता है। अभी तक हमने आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को कम कर दिया जाए, तो इंडस्ट्री अपने आप आएंगी। यहाँ आज इंडस्ट्री नहीं आने का केवल यही दोनों तरीका है, दोनों कारण है कि लोग डरते हैं यहाँ आकर, कब उनका किडनैप हो जाएगा, कब उनकी शूटिंग हो जाएगी और सरकारी तंत्र कितना उसको परेशान करेगा। इसी डर से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर लोगों में, इन्वेस्टर्स में भरोसा करवा दिया जाए तो सैकड़ों की संख्या में अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में आकर अपना ब्रांच खोलेंगी, अपना ऑपरेशन शुरू करेंगी और जितने बिहार के पढ़े लिखे युवा हैं उन सब को बिहार में ही नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगा यहाँ पर, अगर जनसुराज पार्टी अगर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है और अच्छी खासी सीटें लेकर आ जाती है, किंग मेकर की भूमिका अगर वो निभा सकती है, तो आप लोग किस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? हम लोग उस केस में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे। हम लोगों को ये दिखाएंगे, केवल बिहार में ही नहीं, देश भर में लोगों को ये दिखाएंगे कि एक अच्छा विपक्ष गणतंत्र में कैसा होना चाहिए। एक उदाहरण दे दें, अगर हमें विपक्ष में आने का मौका मिलता है तो हम हर मिनिस्टर शैडो मिनिस्टर बनाएंगे। जो काम सरकार का मंत्री करेगा लगभग वैसा ही काम विपक्ष में हमारा मंत्री करेगा, जो उस मंत्रालय में हो रहे सारे डिसीजन पर नज़र रखेगा, जो गलतियां हैं उसको सुधार करके जनता के सामने लाएगा और उस पर विधानसभा में, विधान परिषद में तीखी चर्चा करेगा कि सरकार ने फलानी नीति गलत बनाई है, उसके बदले ऐसा होना चाहिए था। तो हम एक ऐसा विपक्ष बनकर दिखाएंगे जिसकी सानी नहीं होगी पूरे देश भर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। हाँ जी, दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? मेरे ख्याल से कल दूसरी लिस्ट आएगी। कितने और कैंडिडेट होंगे? या तो सारे के सारे होंगे या कम से कम 100 तो ज़रूर होंगे। मतलब पूरी लिस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ ऐसे मनोज भारती जी थे जो कि बिहार में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम सवालों के देखिए इन्होंने जवाब दिया। बस इंतजार इस बात का है कि जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद यहाँ पर कौन सा बड़ा झटका एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को लगता है। मैं तनुज दीक्षित सर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।